सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग पर वो आग लगनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी सारी कोशिशें हैं कि मिलकर के ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज एक नए जोश, नए खरोश और नए हौसले के साथ नए टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। और ये टॉपिक अक्सर बोर्ड एग्जाम में, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, एमए के विद्यार्थियों के क्वेश्चन पेपर में अक्सर आया करते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में आज सिर्फ हम एक वंश के बारे में वर्णन करेंगे और उस वंश के सिर्फ एक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू आप अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का समय काल क्या है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का समय काल है 1206 से 1210 ईस्वी तक। इन्होंने इन 4 साल तक शासन किया था। पहले शुरू करते हैं इतिहास इनका कि कुतुबुद्दीन थे कौन, कहाँ से आए, कैसे कैसे आए, ये समझने का प्रयास करते हैं। आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी कहानी क्या है। हाँ, याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार में सारी चीजें याद हो जाएंगी। आप इस बात को एकदम कंठस्थ करके चलिए। देखिए, हुआ क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक परिवार में, एक तुर्की परिवार में पला बढ़ा। हाँ, पहले मुसलमान कहा जाता है कि सिर्फ 2 प्रकार के थे, एक तुर्की मुसलमान थे और एक ईरानी मुसलमान थे। 2 मुसलमान थे, एक तुर्की और एक ईरानी पूरे विश्व में। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तुर्की परिवार में पैदा हुआ और पैदा होने के बाद इसको गुलाम बना करके एक फखरुद्दीन काकी नामक व्यापारी को बेच दिया गया मार्केट में। फखरुद्दीन कुकी नामक व्यापारी को बेच दिया गया। और फखरुद्दीन कुकी का काम था लोगों को खरीदता था और मार्केट में ले जाए। जैसे आज के समय में सब्जियां मार्केट में बिकती हैं, वैसे लोग उस समय बिका करते थे गुलाम बना करके। तो उस समय फखरुद्दीन कुकी नामक व्यापारी ने बगदाद के एक मार्केट में लेके गया। हाँ, बगदाद एक जगह का नाम था, वहाँ उन्होंने मार्केट में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के गया। तो उस बगदाद के मार्केट में पहुंचे थे मोहम्मद गोरी वहां गए थे और मोहम्मद गोरी ने इस कुतुबुद्दीन ऐबक को उस अपने बगदाद के मार्केट से खरीदा था और खरीद करके गुलाम अपना बनाया था। गुलाम बना करके कुछ दिनों तक अपने पास रखा और उसके बाद भारत पे उन्होंने आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पे आक्रमण किया और आक्रमण के दौरान तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में शुरू हुआ था। उस समय दिल्ली के शासक थे महाराजा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई और पृथ्वीराज चौहान जीत गए वहां पर। फिर कहा जाता है कि जो मोहम्मद गोरी थे, इन्होंने फिर आक्रमण दोबारा किया और दूसरे आक्रमण में तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच फिर लड़ा गया और इसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहे और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और उसी हार के दौरान पृथ्वीराज चौहान पकड़े जाते हैं और उसी समय उनकी हत्या कर दी जाती है। इतना करने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको सेनापति का पद दिया गया था। ऐसा इतिहास में वर्णित है कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उन दोनों युद्धों में, तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध, दोनों युद्धों में सेनापति का कार्यभार संभाला था। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही महान शासक था, बहुत ही योद्धा अच्छा था। कहने का मतलब उसके पास साहस बहुत अधिक थे। तो उसने अपने महानता के कारण अमीर आखूर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। अमीर आखूर का मतलब होता है अस्तबलों का प्रधान।
अस्तबल का मतलब जो घोड़ा का मालिक होता है। जिस सैनिक पहले लड़ाई लड़ते थे तो क्या करते थे, घोड़ा था, हाथी था, इन्हीं सबसे सैनिक लड़ाई लड़ते थे। तो उन्हीं सबसे लड़ाई लड़ने में अस्तबलों का जो प्रधान था, अमीर आखुर उसको कहा जाता था, और उस पद को धारण करने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए आगे अब कहानी बढ़ती है। युद्ध लड़ने के बाद मोहम्मद गोरी वापस चले जाते हैं अपने। तो फिर उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा भारत का जो भी शासन था, सारी शासन व्यवस्था भारत का कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके और ये मोहम्मद गोरी वापस चले गए। हाँ, तो वापस चले गए। फिर जब आप वापस आ रहे थे उधर से, मोहम्मद गोरी जब अपने देश से वापस आ रहे थे तो बीच रास्ते में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। और बीच रास्ते में जब हत्या कर दी जाती है तो इस बात का कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक करता क्या है कि इसके बेटे से, मोहम्मद गोरी के बेटे से पूछता है संदेश के माध्यम से कि क्या आप भारत का राजा बनना चाहेंगे। तो उसका बेटा कहता है कि नहीं, हम भारत वापस नहीं आएंगे कभी। तो उसी समय कुतुबुद्दीन अपने आप को राजा घोषित करता है। हाँ, 24 जून 1206 ईस्वी को, 24 जून 1206 ईस्वी को अपने आप को राजा घोषित करता है और गुलाम वंश का संस्थापक बनता है, अर्थात गुलाम वंश की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत का ये संस्थापक था, उस दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, संस्थापक था, मामलुक शासक था। कुतुबुद्दीन को हम लोग मामलुक शासक भी कहते हैं, क्योंकि मामलुक शासक वह शासक होते हैं जिनके माता पिता कभी गुलाम नहीं थे, लेकिन उनका बेटा बेटी गुलाम रहा हो और लास्ट में राजा बना हो, वैसे शासक को हम लोग मामलुक शासक कहते हैं। तो इतनी चीजें थी। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में कराया। राज्याभिषेक कराने के बाद उसने 4 उपाधि धारण की। हाँ, एक उपाधि धारण की मलिक की, दूसरी सिपा सलार की, एक लाख बख्श की और कुरान खां की। कुरान खां और लाख बख्श ये लोगों ने उसको उपाधि दिया था, और मलिक तथा सिपा सलार ये स्वयं उन्होंने उपाधि धारण किया था। मलिक का मतलब होता है गुलाम से ऊपर का उपाधि। हाँ, अब चूंकि था पहले गुलाम, पहले तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, लेकिन मोहम्मद गोरी की 1206 में मृत्यु हो गई। जब वापस मोहम्मद गोरी गजनी से वापस आ रहा था भारत एक बार फिर से राज्य करने के लिए, तो उसको रास्ते में मार दिया गया था। तो क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को मलिक की उपाधि से नवाजित किया, सुशोभित किया, और उसका मतलब यही था कि बस गुलाम से ऊपर का पद रहेगा। फिर अगली उपाधि सिपा सलार। सिपा सलार का मतलब होता है कि राजगद्दी पे बैठे हुए हम हैं, लेकिन हमारा प्रतिनिधि कोई और है। हाँ, हमारा जो मालिक है वो कोई और रहेगा। सिपा सलार का यही मतलब था। अर्थात अभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को राजा नहीं मानता था। वो हर समय प्रतिवर्ष समय से मोहम्मद गोरी के लड़के को गजनी में टाइम टू टाइम कर भेज दिया करता था। हाँ, प्रतिवर्ष जो भी कर था वो जमा कर दिया करता था, तो इसलिए इसको एक सिपा सलार की उपाधि धारण करनी पड़ी थी। अगली लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों रुपए का दानी। हाँ, अक्सर ये गरीब लोगों की सहायता किया करता था, उनसे हमेशा मिलता जुलता रहता था और उनकी मदद करता था, जिसके कारण से इसको लाखों का दानी अर्थात लाख बख्श की उपाधि दी गई। चौथी उपाधि है कुरान खां। कुरान खां इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं क्योंकि कुरान की जो भी आयतें लिखी जाती हैं, आप अक्सर देखे होंगे दीवारों पे लिखी जाती हैं, वो सारी की सारी आयतें कुतुबुद्दीन ऐबक को याद थी, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने लोगों ने कुरान खां के नाम से सुशोभित किया। आगे आता है कि जो
कुतुबुद्दीन ऐबक था वो इंडो इस्लामिक था। इंडो इस्लामिक का मतलब कि संकर प्रजाति, ऐसे समझिए, जैसे गांव में होता है ना सबना संकर प्रजाति का, तो वैसे ही ये भी था, दोहरी किस्म वाला, भारतीय और इस्लामिक दोनों था। तमिलनाडु तो था तुर्की का, तो इसकी वजह से इस्लामिक था, और भारत में रह रहा था, भारत का शासक बना हुआ था, इसलिए इंडियन भी था। तो इसलिए दोनों का मिश्रण था, इसलिए इसको कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक इंडो इस्लामिक था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में 1206 से 1210 में क्या क्या निर्माण करवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से निर्माण के कार्य किए थे। उन्होंने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, जो दिल्ली में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा था, ये भी एक मस्जिद है, झोपड़ा नाम बस दिया गया है, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, और उसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो अजमेर में स्थित है। और अगली कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी। कुतुब मीनार भी दिल्ली में स्थित है, उसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी शेख बख्तियार काकी के याद में। पहले के ज़माने में जब किसी को लोग याद रखते थे हमेशा, तो उसकी यादों में कुछ ऐसी चीज़ें बनवाया करते थे ताकि जिसको देख करके हमेशा स्मृति उसकी बनी रहे, उसकी यादें बनी रहे। और आज का एक समय आ गया है कि इसमें तो लोग कहते हैं कि दुआओं में याद रखना। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं ऐबक पर आक्रमण। आपको हम बता दें कि ये वीडियो का मुख्य श्रेय हमारे कुछ व्यूवर हैं, जिनमें से एक हैं हमारे व्यूवर मिस्टर शेषनाथ जी। उनका खास तौर से रिक्वेस्ट था कि नहीं आप कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखिए अगला है ऐबक पर आक्रमण। कुतुबुद्दीन ऐबक पर आक्रमण कौन कौन सा किया गया। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ शासक था, इसको साम दाम दंड भेद सब कुछ आता था। सबसे पहले इस पे आक्रमण किया गया गयासुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। गयासुद्दीन मोहम्मद ने जब आक्रमण किया तो उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ मार मुर के भगा दिया, मतलब ऐबक की वहाँ पे जीत हुई। दूसरा आक्रमण हुआ ताजुद्दीन द्वारा, जो गजनी का शासक था। अब चूंकि ताजुद्दीन जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था, तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया क्या कि उसकी लड़की से रिश्ता जोड़ लिया, उसकी लड़की से शादी कर लिया, और इस तरह से ताजुद्दीन का दामाद बन गया और उससे युद्ध समाप्त हो गया। तो वहां से अब डर खत्म हो गया। फिर तीसरा आक्रमण हुआ नासरुद्दीन का। बस नासरुद्दीन के आक्रमण करने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी नासरुद्दीन से करा दी और नासरुद्दीन को अपना बहनोई बना लिया, और इस तरह से नासरुद्दीन भी अब आक्रमण करने से मुकर गया। तो इस तरह आप ऐबक ने अपनी राजनीतिक विद्या से तीनों बड़े बड़े शक्तिशाली शासकों को परास्त किया और अपना शासन चलाता रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु चौगान खेलते समय, चौगान का मतलब कि आज के समय में पोलो एक खेल खेला जाता है, वो उसमें चौगान घोड़ा पे बैठ करके और ऐसे हॉकी को बॉल से मारते थे, वैसे ही खेलते समय घोड़े से गिर गया और हॉकी के डंडे से गर्दन पे लगने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को 8 महीने के बाद 8 महीने तक शासन करने के लिए गद्दी पे बैठाया गया था, लेकिन आराम शाह जैसा नाम है वैसा उसका काम भी था, एकदम आराम से था। तो ये अयोग्य पुत्र उसका घोषित हुआ और अयोग्य पुत्र के नाते इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहते हैं, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। वही क्या किया, आराम शाह को गद्दी से हटा दिया। 8 महीने तक आराम शाह ने गद्दी पे शासन किया था। अब देखिए इल्तुतमिश, चूंकि इस वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में नहीं पढ़ाना है, लेकिन हाँ कुछ कार्य ऐसे थे जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और ख़त्म किया था इल्तुतमिश ने, तो इसलिए इल्तुतमिश को
थोड़ा सा बता देते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार पूर्ण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार बनवाने से पहले सोचा था कि इस कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाया जाएगा, और इल्तुतमिश ने उस मीनार को बनाते बनाते 7 मंजिला बनवा दिया था। टोटल उस मीनार की ऊंचाई है 71.4 मीटर। उस मीनार की टोटल ऊंचाई 71.4 मीटर है, जो 7 मंजिला थी। कहा जाता है कि ऐसा इतिहास से वर्णित है कि जो कुतुब मीनार है उसके नीचे जो पायदान है वो 15 मीटर है, और ऊपर का जो ऊपरी सिरा है वो 3 मीटर की एरिया में है। इस तरह कुतुब मीनार में कुल टोटल 325 सीढ़ियां हैं। हाँ, चूंकि कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है और उस समय के टाइम तड़ित चालक नहीं हुआ करता था। तड़ित चालक एक यंत्र होता है जो बिजली गिरने से बचाता है, तो उस समय वो नहीं हुआ करता था, जिसके कारण 2 बार उस कुतुब मीनार पे बिजली गिर गई, और 2 बार गिरने के बाद ऊपर का 2 फ्लोर गायब हो गया। 2 फ्लोर ऊपर का गायब हो गया, तो जिसको दोनों बार गिरने से 2 शासक उसकी मरम्मत करवाए। पहली बार कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, और दूसरी बार कराया था सिकंदर ने। दोनों बार बिजली गिरी और दोनों बार दोनों शासकों ने उसके बारी बारी से मरम्मत कराया था। वर्तमान में 4 मंजिला है कुतुब मीनार में, 4 मंजिल है, और ऐसा कहा जाता है कि पहले कुतुब मीनार पे चढ़ने के बाद सारा दिल्ली आप एक बार में देख सकते थे। हालांकि अब ऐसा है कि नहीं, इसका तो हमें अंदाजा नहीं है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि अगर आप चाहें तो इसके आगे का जो भी पार्ट है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा देंगे, रजिया सुल्तान के बारे में, आगे के जो भी राजा हैं उन सारे के बारे में पढ़ा देंगे। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।